बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रात न्यूज़ के खुसूसी क्राइम स्पेशल में खुश आमदीद। जुर्म की दुनिया में कोई शख्स उसी वक्त कदम रखता है जब उसके साथ नाइंसाफ़ी का जुर्म होता है। औरतें भी उसी कदर जराइम करती हैं जितने के मर्द। फ़र्क सिर्फ इतना है कि औरतें अपने जराइम छुपाने में आमतौर पर कामयाब रहती हैं, या अगर उनका भेद खुल भी जाए तो लोग औरत समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन तरन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही उन्हें पता चला कि कोमल नाजुक उंगलियां उनकी जेब में जा पहुंची हैं, उन्होंने उसकी नरम कलाई को मजबूती से थाम लिया और छोड़ने का वादा सिर्फ इस शर्त पर किया कि वो अपनी कहानी उन्हें सुनाए। आप भी सुनिए। मेरा नाम जूही मोजमदार है। सियालदह से थोड़ी दूर इलाके मौला अली में मैंने एक गरीब घराने में आंखें खोली थी। मेरे पापा उमाकांत मोजमदार अखबार तकसीम करने के अलावा एक फर्म में चपरासी गिरी भी किया करते थे। वालिदैन के अलावा 5 बहन भाई घर में थे, जिनमें से किसी तरह 2 बहनों को पापा ने अपने अपने घर रुखसत कर दिया। लेकिन छोटी बहन बेचारी की बदकिस्मती के छठे महीने ही शौहर ने ठुकरा दिया। तीसरे नंबर की बहन हम सब में खूबसूरत थी। वो मुझसे 2 बरस बड़ी थी। वो सारा दिन मोहल्ले में फिरती रहती थी, लड़कों से खूब दोस्ती रहती थी। हम जहाँ छोटी छोटी चीज़ों को तरसते थे, वो अच्छे कपड़े भी न मालूम कहाँ से हासिल कर लेती थी, और पैसे भी हुआ करते थे। हमें भी चीज़ खाने को पैसे दिया करती थी, इसलिए हम न खुद पूछते और न चुगलियाँ करते। एक रोज़ उसने मुझसे कहा कि धर्मतल्ला चल। मेरे पूछने पर उसने बताया, ये मज़े वहीं की बदौलत हैं। नए दोस्त मिलते हैं, उनके साथ घूमो फिरो और पैसे भी मिलते हैं। मैं डरी कि माँ को पता चल गया तो उसने मुझे तसल्ली दी कि मुझे देख, मुफ्त में कोई तबाह करे, इससे बेहतर है कीमत क्यों न वसूल लें। हम गरीब लड़कियों को वैसे भी कौन छोड़ने की कोशिश करता है। मेरी समझ में बस इतना आया कि वो जो कुछ कर रही है अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं गई। इस बहन ने घर में कह दिया था कि वो श्याम बाजार की एक फर्म में नौकरी कर रही है। इस नौकरी के लिए वो सुबह सवेरे बन सवर कर निकलती और शाम को देर से घर लौटती। वो मज़े लूट रही थी और मैं महरूमियाँ। उन दिनों मैं 8वीं जमात में पढ़ रही थी। मेरी क्लास की लड़कियाँ साफ सुथरे यूनिफॉर्म, अच्छे खाने और चट्टे मीठे के लिए पैसे भी लाती थीं, और एक मैं थी कि फ्राक के पैबंद छुपाए नहीं छुपते थे। वो अपने पैसों से कोई चीज़ खरीदती थीं तो मुझे दिखा कर खाती। किसी को अपनी कलाई घड़ी पर नाज था तो किसी को कानों के कुंडलों पर, और किसी को मेरी गरीबी के मुकाबले में अपने भरे पेट पर ही। मेरी क्लास में क्या कैफियत होती थी मैं ही जानती थी। लल्लू सी बनी डरी सहमी बैठी रहती, कोई मुझे मुंह लगाने को तैयार न था। मैं धर्मतल्ला जाने की हिम्मत तो न कर सकी। अलबत्ता मैंने बगावत के तौर पर अपनी हमजमात लड़कियों के पैसे पार करने शुरू कर दिए। हाफ टाइम में बस्ते टटोलती और पैसे मिलते ही गायब कर देती। 2-4 रुपए मिल जाते तो कई रोज़ मज़े से कट जाते। पैसे न मिलते तो किताबें, पेंसिलें या पेन ही चुरा लेती और उन्हें बेच देती। 9वीं जमात तक यूं ही चलता रहा। फिर पापा ने स्कूल से उठा लिया। आदत घूमने की और 2-4 रुपए से मौज मस्ती से चीज़ें खाने की पड़ गई थी, इसलिए घर में बैठना अखरने लगा। काफ़ी सोच विचार के बाद धर्मतल्ला के लिए दीदी के साथ आखिर चल ही दी। ट्राम टर्मिनल क्लॉक हाउस के पास दीदी यूं ही बिलावजह टहलने लगी। उसने मुझे एक जगह खड़े रहने की हिदायत कर दी थी। मैंने देखा कुछ ही देर बाद इक्का दुक्का लोग उसके पास आने लगे। थोड़ी ही देर बाद चले जाते। फिर एक आदमी से बातें करते हुए दीदी ने मुझे बुलाया तो उस शख्स ने पूछा, ये कौन है? मेरी बहन है, घूमने आई है। उसने ज़ुबान होठों पर फेरी तो मेरी बहन की आंखें बाहर आ गईं। उसने उस शख्स को डांटा और मुझे वहीं 1 घंटा इंतज़ार करने का कहकर उसके साथ जाने को हुई। तो मैंने कहा, दीदी मुझे यहाँ डर लगेगा। अरे डर किस बात का? 3-5 रुपए ले ले और यहीं ठहर। ओ मिस्टर, देना ज़रा 5 रुपए। उस शख्स से दीदी ने कहा तो वो अपनी जेबें टटोलने लगा। पता चला
कि जेब साफ हो चुकी है। दीदी ने उसे डांट कर भगा दिया। अब मेरा वहां रुकना दूभर हो रहा था। माहौल से ज्यादा घबराहट उस पर्स की मौजूदगी से हो रही थी जो मैंने शलवार में छुपा लिया था। यह हरकत उस वक्त हुई थी जब वो दीदी से बातें कर रहा था और मेरा तारुफ पूछ रहा था। मैंने पिछली जेब से थोड़ा बाहर निकला हुआ वो पर्स देख लिया था और न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी कि मौका देखकर आहिस्ता से उंगलियों के सहारे बाहर निकाल लिया था। मैंने दीदी को अपनी कारस्तानी की भनक भी न लगने दी और जब वापस लौटकर पर्स खोला तो जैसे मेरी लॉटरी निकल आई हो। 350 रुपये कभी जिंदगी में एक साथ न देखे थे और अब इतनी बड़ी रकम मेरी अपनी थी। 4 रुपये चुराने वाली चोरनी के हाथ 350 रुपये किसी खजाने से कम न थे। खतरा था कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने का किसी को पता चल गया तो इसलिए बहुत होशियारी से थोड़े थोड़े पैसे खर्च करने लगी। उस रोज के बाद से मैंने दीदी के साथ जाना चाहा भी तो उसने मना कर दिया, क्योंकि उस रोज उसे एक फूटी कौड़ी भी न मिली थी। मुझे उसके काम से नफरत थी, लेकिन अपना हाथ दिखाना फिर भी चाहती थी। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी जो किसी इलेक्ट्रॉनिक फर्म में मुलाजमत करती थी। उसे जीप के बल्ब के खोल भरने का काम करना होता था। उसने मुझे नौकरी लगवा देने के बारे में बताया तो मैंने माँ बाप से इजाज़त ले ली। नौकरी लग गई तो घर से निकलना शुरू हो गई। 300 रुपये की मुझे परवाह न थी, क्योंकि मैं तो एक झटके में 300 कमा सकती थी। सुबह से शाम तक बैल की तरह जुतने पर भी बाप को क्या मिला था, लूली लंगड़ी जिंदगी। फिर मैं भला क्यों नौकरी पर इक्तफा करती। नहीं, मुझे धर्म तल्ला जाकर पैसे हासिल करने में दिलचस्पी थी। इस काम से मुझे कराहियत आती थी। अलबत्ता एक हुनर मेरे पास था, उंगलियां चलाने पर पूरा भरोसा था, क्योंकि पहली कामयाब वारदात में सैकड़ों हाथ आए थे। फैक्ट्री आते जाते ट्राम की भीड़ में कई बार बेहद आसान मौके आए, मगर हिम्मत न पड़ी और दिल उछलकर हलक में आ गया। एक रोज की बात है, मुझे बैठने की जगह नहीं मिली थी। एक शख्स ने थोड़ा सा खिसक कर मुझे बैठने का इशारा किया। बैठते ही उसके कुर्ते का पर्स मेरे जिस्म से मस हुआ। तबीयत मचलने लगी। हिम्मत करके साड़ी का पल्लू कोहनी पर डाल भी लिया, लेकिन वो तसव्वुर के उंगलियां चलाते हुए मैं पकड़ी गई और दुर्गत बन रही है, मुझे डरा रहा था। वो शख्स भीड़ के बाइस मेरे जिस्मानी खुतूत से लुत्फ अंदोज होने की ख्वाहिश के तहत मुझ पर ढह पड़ रहा था। मेरी उंगलियां उसकी जेब के निहाने पर थीं। यकायक वो उठा, शायद उसका स्टाफ आ गया था। मैंने उसे निकलने का रास्ता दिया। उसके जाने के बाद मेरी सहेली बराबर में बैठकर पता नहीं क्या क्या बातें करती रही और मैं हाँ हूँ में जवाब देती रही। उस रोज एक और सबक सीखा था, बस और ट्राम में कैसे हाथ साफ किया जाए। मैंने उस पर्स को ऐन अपनी उंगलियों में पाया था जब वो उठकर गया था और मैं उस पर्स को नेफे में अड़स चुकी थी और 500 से ज्यादा रुपए मेरे हो गए थे। मेकअप का सामान, साड़ी या घड़ी या कोई खूबसूरत सा जेवर, क्या लूं क्या न लूं, तमाम दिन फैसला न कर सकी। फिर काफ़ी रोज़ मैं खुद को रईस तरीन लड़की तस्वुर करती रही और मौका होने पर भी हाथ न चलाया। फिर एक रोज़ एक नई तरकीब का पता चला। जानबूझकर एक नौजवान ने मुझे बैठने की जगह दी और अपनी उंगलियां मेरी रान पर फेरने लगा। मैं उसकी जेब से झांकते पर्स के कोने पर मुतवज्जह थी जो पूरी तरह फंसा हुआ था। मैं पर्स पर उंगलियां फेरते हुए उसके और करीब हो गई। फिर तो उसका चेहरा तमतमा गया। मैं यूं ही बनी बैठी रही जैसे उसकी इस हरकत का या तो मुझे इल्म ही नहीं था या फिर मैं भी ऐसी वैसी ही हूँ। जब वो फूद बना हुआ था, मैंने उसका पहलू बदलवा कर पर्स अपने कब्जे में कर लिया। स्टॉप आने से कुछ पहले मैंने सोचा, ये तो अब फैक्ट्री तक भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसलिए बोली, ए मिस्टर, ज़रा भले आदमियों की तरह बैठिए। नुस्खा कारगर हुआ। अड़ोस पड़ोस के लोगों की निगाहों से खुद को छुपाता वो मुझसे पहले ही उतर गया। मैं खुशी खुशी फैक्ट्री पहुंची।
टॉयलेट में जाकर पर्स खोला तो अपने आप पर बेहद गुस्सा आया। उसकी जेब में से अदाकारा रेखा का एक फोटो, चंद उल्टे सीधे कागज, 2-4 विजिटिंग कार्ड और 1 रुपया 12 आने ही थे। बहरहाल मैं ट्राम में गुल खिलाने लगी। तरकीब वही होती थी, किसी टक्कू मर्द को टटोला और उसके करीब बैठी और उसके हवास गायब किए और माल साफ। मजे की बात यह है कि ऐसे अधेड़ और बूढ़े ज्यादा मिलते जो मजे के चक्कर में माल गंवाते। रफ्ता रफ्ता मैंने सहेली के साथ सफर करना छोड़कर तनहा निकलना शुरू कर दिया ताकि देखभाल कर बस या ट्राम में चढ़ूं। शिकार की हैसियत स्टाफ से ही ताड़ने की कोशिश करके बस या ट्राम में चढ़ती। रोज एक शिकार खेलना मेरी आदत बन गई। घर वालों को तनख्वाह दे देती और बाकी साइड बिजनेस की बड़ी कमाई खुद रखती। धर्म तिल्ले वाली दीदी ने घर छोड़ दिया था। पापा को बेहद सदमा हुआ था। वो मुंह छुपाकर घर से निकलते थे। उसका सबसे ज्यादा नुकसान मेरी उस बहन को पहुंचा था जिसे उसके शौहर ने छोड़ दिया था, क्योंकि वो गाहे बगाहे उसकी रुपए पैसे से मदद करती रहती थी। एक शाम मैंने घर लौटते वक्त देखा कि मोहल्ले के रास्ते में धर्म तिल्ले वाली मेरी दूसरी बहन से बातें कर रही है। मैं घर आ गई। जब बड़ी दीदी लौटी तो मैंने देखा कि वो कुछ खुश है। मैंने सोचा शायद वो कुछ पैसे दे गई होगी, लेकिन सुबह पता चला कि उसका बिस्तर खाली है। वो घर से भाग गई थी। मैं समझ गई वो कहाँ गई है, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। 2 रोज बाद मेरे बदकिस्मत पापा जी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्हें मुफलिसी ने तो जिंदगी भर मारा ही था, बेटियों ने सांसें ही छीन ली। बाप की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर में अब कोई हादसा हो, अब कोई महरूमियों से मजबूर होकर गलत राह पकड़े। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसों के चक्कर में रहने लगी। मैं रोज़ बिला नागा पर्स या पॉकेट साफ करती। मैं जानती थी कि जो कुछ करती रही हूँ उसमें किसी बदनसीब की पूरे महीने की कमाई भी जाती थी या किसी ज़रूरतमंद का ही माल उड़ाया है। मगर क्या करती। आज मेरी उम्र 26 बरस की हो चुकी है। मैं वही लड़की हूँ जो 1 घंटा धर्मतल्ला में नहीं ठहर सकती थी। आज पूरे कलकत्ता में बेधड़क घूमती हूँ। न मेरी माँ रही न बाप। छोटी बहन अपने घर की हो गई है। अब मैं हूँ और मेरी तन्हाइयाँ हैं। ज़मीर की मलामत है या मेरी तनख्वाह के अलावा ऊपर की कमाई। सोचती हूँ जैसे ज़िंदगी गुजर रही है गुजरने दूँ। न गुजारना चाहो तब भी तो गुजरती है ज़िंदगी। बस इसीलिए जी रही हूँ, ज़िंदगी की तल्ख सच्चाइयों को याद कर करके। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।